इस एक्ट में जितने भी एमसीक्यूज हैं, जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो दिल्ली एपीपी एग्जाम में आने वाले हैं वो हम कवर करेंगे। ये बेस्ट लेक्चर होने वाला है आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का। सो मस्ट वॉच दिस लेक्चर अगर आपको क्रैक करना है दिल्ली एपीपी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स। Hello students, I am Advocate Mansi Mittal and in this lecture I am going to teach you the Delhi Special Police Establishment Act 1946. So students, ये बहुत छोटा सा एक्ट है, 7 sections है। इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो you will be able to score 100 on 100 जितने भी इस एक्ट के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, छोटा सा एक्ट है तो हम इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसकी सारी अमेंडमेंट्स, जितने पॉसिबल क्वेश्चन है, जितने केस लॉज हैं, हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और सिर्फ पढ़ाऊंगी नहीं, आई विल मेक श्योर कि आपको सारी लर्निंग भी इसी क्लास के अंदर हो जाए। ठीक है, अब हम लेक्चर में बेयर एक्ट से तो कवर करेंगे, उससे पहले हम इस एक्ट को समझेंगे, मेमोराइज करेंगे, उसके बाद वी विल जंप टू द बेयर एक्ट, उसकी रीडिंग करेंगे, वो अंडरस्टैंड करेंगे, साथ ही साथ केस लॉज करेंगे जिसपे प्रीवियसली भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, अमेंडमेंट्स देखेंगे, जैसे इसमें एक अमेंडमेंट आई 2021 की, जैसे आप देख रहे हो 4A 4B 4C। सो ये जनरली अमेंडमेंट से आते हैं। सो ये कौन सी अमेंडमेंट से आए, क्यों आए, वो हम देखेंगे, केस लॉज देखेंगे। ठीक है, इसका ओरिजिन देखेंगे, क्योंकि ओरिजिन कहाँ से हुआ इस एक्ट का, नीड क्यों हुई, क्यों ये एक्ट बना, सो वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे कि भाई 1 आवर में ये कंप्लीट हो रहा है, और कई लोगों ने केस लॉज नहीं कवर किए हुए, कई लोगों ने अमेंडमेंट्स नहीं कवर की हुई। सो ये एक फुल फ्लेज लेक्चर है जो आपको 360 डिग्री की कवरेज देता है DSPE एक्ट की। ठीक है, तो आगे स्टे ट्यून्ड, मैं आपको सब कुछ A to Z इस एक्ट के बारे में इस लेक्चर में बताने वाली हूँ। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं इस एक्ट का नाम है द DSPE, द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। यानी कि ये एक्ट आया हमारे पास स्टूडेंट्स 1946 में। ठीक है, क्यों आया, व्हाट वाज द नीड। ठीक है, वहां से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बनता है जो जरूर आएगा आपके एग्जाम में। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखें, आप ये सेक्शंस देख रहे होगे तो आपको रिलैक्स्ड फील हो रहा होगा, ओ माय गॉड सिर्फ 7 सेक्शंस है। हाँ जी, तो सिर्फ 7 सेक्शंस है, जिसमें से भी 6A, सेक्शन नंबर 6A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, एंड सेक्शन 7 जो है दैट इज रिपील्ड। सो बहुत सिंपल हो जाती है कहानी। ठीक है, अब क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है तो यहां से काफी सारे MCQ बनेंगे जो कि हम आगे लेक्चर में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो आई होप सबको स्क्रीन विजिबल होगी स्टूडेंट्स, है ना। सो आप बेयर एक्ट के साथ बैठिए, बेयर एक्ट नहीं है आपके पास तो खरीद लीजिए। अभी अभी के लिए क्या कीजिए, जो भी मैं आपको नोट्स दे रही हूँ स्क्रीन पे उसको नोट डाउन कर लेना, वो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके आगे रिविजन्स के लिए, लर्निंग के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक्ट का नाम लिख लेते हैं ऊपर, द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक्ट आया स्टूडेंट्स 1946 में। सो इसका ओरिजिन कैसे हुआ, व्हाट वाज द नीड फॉर दिस एक्ट, गवर्नमेंट को इस एक्ट की एक स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिश की जानी चाहिए, उसके लिए लॉ बनाने के लिए क्या नीड हुई, क्यों जरूरत हुई, तो हम उसको सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, उस टाइम पे जो है वर्ल्ड वॉर टू, सो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स थे ना,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के फंड्स थे ना वो बहुत इधर उधर हो रहे थे, ठीक है, कहीं कहीं यूज हो रहे थे, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए थे, बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहे थे, तो उस चीज का फायदा भी कुछ लोग उठा रहे थे, जिसकी वजह से करप्शन इंक्रीज हो रहा था, ब्राइबरी बहुत ज्यादा हो गई थी। सो ब्राइबरी और करप्शन जैसे मैटर्स के लिए, स्पेशली दोज मैटर्स विच आर रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, उन सब मैटर्स के लिए नीड फील हुई कि एक स्पेशल पुलिस होनी चाहिए जो चेक रखे ब्राइबरी और करप्शन जैसे केसेस पे, ठीक है। सो नीड हमें समझ आया। नीड क्या है? नीड है कि भाई आप इसको लिख लीजिए क्योंकि यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स बनने वाला है। व्हाट वाज द नीड? सो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू स्टूडेंट्स, a special police staff was needed. Why? To investigate first of all bribery, and secondly corruption cases, and thirdly those cases which are specially related to सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। बट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू ये नीड फील हुई, बट मेकिंग एन एक्ट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, सो व्हाट वी मेड इज एन ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन है जो आएगा कि ओरिजिनली इस एक्ट से पहले क्या था। सो एक ऑर्डिनेंस था जिसका क्या नाम था, यही एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो इसको लिख लो, द स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट वॉर डिपार्टमेंट ऑर्डिनेंस। ईयर क्या रहेगा? 1943, ठीक है। द स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट वॉर डिपार्टमेंट ऑर्डिनेंस 1943। इसके बाद भी स्टूडेंट्स जो है हमें नीड फील हुई कि भाई ये इमीडिएटली लैप्स ना हो जाए और जो स्पेशल पुलिस हमने बनाई है उसकी वर्किंग सडनली स्टॉप ना हो जाए, तो हमें ये जो ऑर्डिनेंस है इसको लॉ बनाना पड़ेगा, इसको एक्ट बनाना पड़ेगा कि भाई ये जो स्पेशल पुलिस हमने बनाई है ये एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, ये एक एक्ट बन जाए। सो फाइनली हमने द स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 को जो है बनाया। सो द गवर्नमेंट पास्ड अ परमानेंट लॉ टू मेक द पुलिस स्टाफ अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन। सो सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू आपका यही रहेगा कि आपको इस एक्ट का जो एक्ट है वो याद रखना है। दूसरी बात, इसके पहले क्या कोई ऑर्डिनेंस था वो याद रखना है, तो वो ऑर्डिनेंस था द स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट वॉर डिपार्टमेंट ऑर्डिनेंस 1943, जिसके बाद एक परमानेंट एक्ट द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 बनाया गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब देखो, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूं एक्ट का नाम है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। सो आपको क्या लगेगा कि हो सकता है कि ये सिर्फ दिल्ली पे एप्लीकेबल हो, है ना। सो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तीसरा जो एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में, वो यही बनेगा कि इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, दिल्ली में है, स्टेट्स में है, यूटीज में है, या होल ऑफ इंडिया में है। सो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सेक्शन 1 क्लियरली बोल रहा है कि इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल जो नेम रहेगा वो रहेगा DSPE एक्ट 1946, और इसकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी होल ऑफ इंडिया पे। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 1 कवर हो गया। यहाँ पे आपको समझना है, पहले मैं 7 सेक्शंस आपको ब्रेक करके समझा दूं, उसके बाद हम बैराक भी खोलेंगे, ठीक है। सेक्शन 1 छोटा सा है, शॉर्ट टाइटल बताया है, क्या होगा? DSPE एक्ट 1946, और साथ में बताया एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबिलिटी होगी। ये भी आपका क्वेश्चन है एक MCQ का। दूसरा है सेक्शन 1A
जनरली स्टूडेंट्स आप देखते हो जो भी डेफिनेशन होती है, जो भी इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो दिया रहता है, उसमें लिखा होता है कि इंटरप्रिटेशन के लिए रेफर करना हो तो कहाँ जा सकते हो, जनरल क्लॉज एक्ट, जनरल क्लॉज एक्ट। लेकिन नहीं, या यहाँ पे क्या दिया गया है कि इंटरप्रिटेशन रिलेटेड, ठीक है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो भी इस एक्ट में यूज किए गए हैं, और यहाँ पे अगर उसे डिफाइन नहीं किया गया है, इस एक्ट में उन वर्ड्स को नहीं डिफाइन किया गया है, तो उसकी डेफिनेशन आप कौन से एक्ट में जाके देख सकते हो, आप जाके देख सकते हो CVC एक्ट 2003, ठीक है, CVC एक्ट 2003, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। सो जो भी वर्ड्स इस एक्ट में यूज किए गए हैं लेकिन डिफाइन नहीं किए गए हैं, आपको उनकी डिफाइन देखनी है, तो आप कौन से एक्ट से देख सकते हो, CVC एक्ट 2003। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट MCQ का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 स्टूडेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये एक्ट जो है हमने क्यों बनाया ये एक्ट हमने, क्योंकि हम बनाना चाहते थे, क्योंकि हम इस्टेब्लिश करना चाहते थे एक स्पेशल पुलिस, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि इसको बनाएगा कौन, कौन इस्टेब्लिश करेगा स्पेशल पुलिस को। सो सेक्शन 2 कह रहा है क्लियरली कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी स्पेशल पुलिस फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे इस एक्ट को हमने क्यों बनाया है, क्योंकि हम एक स्पेशल पुलिस फोर्स बनाना चाहते हैं जो कि स्पेशल तरीके के केसेस को इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। तो ये स्पेशल पुलिस फोर्स कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा, कौन बनाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, समझ में आया। तो नॉट विद स्टैंडिंग पुलिस एक्ट, मैं आपको समझाती हूँ, एक बार मैं लिख लूं, नॉट विद स्टैंडिंग पुलिस एक्ट 1861, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये एक्ट हमने बनाया है एक स्पेशल पुलिस फोर्स बनाने के लिए। तो इस स्पेशल पुलिस फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। एक और MCQ का क्वेश्चन, ठीक है, स्पेशल पुलिस फोर्स विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट बाय हुम, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सो आंसर विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट तो कर दी स्पेशल पुलिस फोर्स। अब ये स्पेशल पुलिस फोर्स जो है इन्वेस्टिगेट कौन से मामलों में करेगी, कौन से मामलों में करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही सबसे पहली बात इनको कॉन्स्टिट्यूट किया है, तो ये कौन से मामले में इन्वेस्टिगेट करेगी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगा। तो सेक्शन 3 में स्टूडेंट्स क्लियरली लिखा है कि भाई, सेक्शन 3 में स्टूडेंट्स क्लियरली लिखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट वो नोटिफाई करेगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्पेशल पुलिस फोर्स जो कॉन्स्टिट्यूट की है, ये कौन से मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक है, क्लियर। सो इस एक्ट के अंदर ऐसे कोई लिस्ट नहीं देगी ब्राइबरी करप्शन कि इस मामले में इन्वेस्टिगेट करो, नहीं, बस ये कह दिया कि कौन से मामले में इन्वेस्टिगेट करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेंगे। इतना समझ आया कि ये एक्ट क्यों बनाया गया। ये एक्ट बना स्पेशल पुलिस फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। तो ये स्पेशल पुलिस फोर्स किस तरीके के मामलों में इन्वेस्टिगेट करेगी,
उस तरीके के मामलों में इन्वेस्टिगेट करेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा हमें टाइम टू टाइम। क्लियर? सो सेक्शन 2 और 3 क्लियर हो जाते हैं। अब देखो सेक्शन 2 में स्टूडेंट्स ये तो बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल पुलिस फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करेगी और ये स्पेशल पुलिस फोर्स इन्वेस्टिगेट करेगी उन मामलों में जो सेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है टाइम टू टाइम। ठीक है, सो ये एक स्पेशल पुलिस फोर्स है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग पुलिस एक्ट 1861, सो पुलिस एक्ट में कुछ भी लिखा हो हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक स्पेशल पुलिस फोर्स है। ये इन्वेस्टिगेट करेगी उन सब मामलों में सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रहा है। दूसरी बात, इस स्पेशल फोर्स, क्योंकि ये स्पेशल फोर्स है, स्पेशल पुलिस फोर्स है, सो यहाँ पे एसआई के पास भी एसएचओ जितनी ही पावर होगी। यहाँ पे एसआई भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, उनके पास पूरी पावर रहेगी जितनी एक एसएचओ के पास होती है। समझ में आया? तो यही लिखा है सेक्शन 2 में, और सेक्शन 3 भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। सो हमने सेक्शन 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा। ठीक है, इससे हमें थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया मिल गया। क्या बेसिक आइडिया मिल गया? सेक्शन 1 बता रहे, रिवाइज करो और बोलो मेरे साथ साथ कि सेक्शन 1 बता रहे इस एक्ट का नाम DSPE एक्ट होगा 1946। साथ ही साथ ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, फिर सेक्शन 1A आ जाता है जो कि हमें बता रहा है इंटरप्रिटेशन। तो जो भी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं इस एक्ट के अंदर लेकिन डिफाइन नहीं किए गए, उसको हम CVC एक्ट, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेक्शन 2। सेक्शन 2 कह रहे हैं इस एक्ट के अंदर जो स्पेशल पुलिस फोर्स बन रही है उसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? तो उसको कॉन्स्टिट्यूट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये स्पेशल फोर्स कौन से मामलों में इन्वेस्टिगेट करेगी? ये उस मामलों में इन्वेस्टिगेट करेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगा। यही लिखा है सेक्शन 3 में। सेक्शन 2 में और क्या लिखा है? लिखा है क्योंकि ये स्पेशल पुलिस फोर्स है तो इसमें पुलिस एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग, उसमें कुछ भी लिखा हो हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये स्पेशल पुलिस फोर्स है। सो यहाँ पे जो एसआई होंगे उनके पास भी एसएचओ जितनी पावर होगी टू इन्वेस्टिगेट इवन टू अरेस्ट। ठीक, इतना क्लियर हुआ सेक्शन 1A, सेक्शन 1A, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब आगे चलते हैं सेक्शन 4। ठीक, अब देखिए हमने ये स्पेशल पुलिस फोर्स बना दी, हमने थोड़ी बनाई, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक स्पेशल पुलिस फोर्स तो बना दी। अब देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी कमीशन होती है, तो उसके लिए हमें उनका जो एक हेड चाहिए होते हैं, एक डायरेक्टर चाहिए होते हैं, है ना, एक डायरेक्टर चाहिए होते हैं। सो अब हम इस स्पेशल पुलिस फोर्स के जो डायरेक्टर होंगे वो कौन अपॉइंट करेगा, कैसे अपॉइंट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 4। ठीक है, अब सेक्शन 4 हमें स्टूडेंट्स सिंपल सी एक चीज बताता है। ये हमें बताता है सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, सो ये कहता है कि जो भी सुपरिटेंडेंस होगा DSPE का, इन सो फार जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी ऑफेंसेस की जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर होगी। सो जो भी इन्वेस्टिगेशन स्टूडेंट्स प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड होगी वो सारी गवर्न होंगी CVC 2003 से। ठीक है, अगर देखिए जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है ना उसमें कुछ ऑफेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, उसमें कुछ ऑफेंसेस दिए गए हैं। सो इस PC एक्ट के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो कैसे होगी तो हम वो देखेंगे। CVC एक्ट 2003 हमें बताएगा। ठीक है, इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाले ऑफेंसेस के सिवा अगर कोई अदर ऑफेंसेस है,
अदर ऑफेंसेस है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी वो हमें बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्पेशल फोर्स ऑलरेडी बनी हुई है इन तरीके के मामलों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, सो यही स्पेशल फोर्स करेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो स्टूडेंट, ये सीबीआई एक स्पेशल फोर्स है, ये किसी तरीके के मामलों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया है इसको, है ना। तो ये यही कह रहा है कि अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, ये हमें बताएगा सीवीसी एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सिवा अगर कोई अदर ऑफेंसेस है इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी वो हमें बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन इन अदर ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑलरेडी अगर कोई स्पेशल फोर्स बनी हुई है सो उसकी इन्वेस्टिगेशन ये स्पेशल फोर्स ही करेगी, स्पेशल फोर्स के डायरेक्टर करेंगे, स्पेशल फोर्स के डायरेक्टर करेंगे, ठीक है। अब इस एक्ट के अंदर हम ये स्पेशल जो फोर्स है इस एक्ट के अंदर हमारे को ये जो स्पेशल फोर्स है यही तो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, यही तो इस्टेब्लिश कर रहे हैं इस एक्ट के अंदर। और इसके सेक्शन 4 में क्या कहा है कि कोई स्पेशल ऑफेंसेस होंगे जिसके लिए कोई स्पेशल फोर्स इस्टेब्लिश की गई है, तो ऐसे अदर ऑफेंसेस वो ही स्पेशल फोर्स जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके डायरेक्टर इन्वेस्टिगेट करेंगे। यानी कि अगर कोई स्पेशल फोर्स है तो उसके डायरेक्टर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो हमें एक डायरेक्टर की जरूरत पड़ गई यहाँ पे अब, है ना। स्पेशल पुलिस फोर्स तो आ गई हमारे पास लेकिन अब हमें उसके डायरेक्टर की नीड है, ठीक है। सो स्पेशल पुलिस फोर्स किसने स्टैब्लिश की थी, सेक्शन 2 में पढ़ा था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सो इस स्पेशल फोर्स के जो डायरेक्टर है वो भी कौन अपॉइंट करेंगे। सो सेक्शन 4 बता रहे हैं कि जो डायरेक्टर होंगे ऐसी स्पेशल फोर्स के वो भी अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कैसे करेगी डायरेक्टर्स को। सो एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके रिकमेंडेशन पे इन डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। सो ये जो डायरेक्टर्स हैं पहली बात तो ये 2 ईयर के लिए, जो डायरेक्टर हैं ये 2 ईयर के लिए अपॉइंट होंगे। कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, किसकी रिकमेंडेशन पे। सो एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि होगी, जिसमें की होंगे पीएम पहले, दूसरे पर्सन इसके अंदर होंगे ऑपोजिशन पार्टी के लीडर, ठीक है। तीसरे पर्सन होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई भी एनी अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो ये जो कमेटी होगी ये रिकमेंड करेगी डायरेक्टर के लिए, ठीक है, हु विल बी द डायरेक्टर, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इस डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी, ठीक है। अब ये जो कमेटी है स्टूडेंट्स ये कैसे रिकमेंड करेंगे। सो ये कुछ चीजों को देखेंगे, सीनियोरिटी ये लोग देखेंगे कितने सीनियर है वो पर्सन, दूसरी बात एक्सपीरियंस देखेंगे, इंटीग्रिटी देखेंगे, क्या उनको एक्सपीरियंस है एंटी करप्शन जैसे केसेस में वो देखे जाएगा। सीनियोरिटी यानी कि वो पर्सन जो है आईपीएस लेवल का होना चाहिए, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 में जो है लेवल का वो होना चाहिए। सो उसी बेसिस पे जो है ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए एक जो डायरेक्टर है ये तीनों की जो कमेटी है, ये जो कमेटी है रिकमेंड करेगी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और उस बेसिस पे एक डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 4 हमें बता रहा था कि स्पेशल पुलिस फोर्स के जो डायरेक्टर है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो इसलिए हमें डायरेक्टर की जरूरत पड़ गई। तो सेक्शन 4A में हमने कहा कि ये जो डायरेक्टर है अब इनको अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, किसके रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करेंगे। सो हम एक कमेटी बनाते हैं जिसके अंदर की पीएम होंगे, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे, थर्ड होंगे इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के एनी अदर जज, ठीक है। तो ये तीन
जो कमिटी है ये रिकमेंड करेगी एक डायरेक्टर का नाम, ठीक है, देन द डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किस बेसिस पे रिकमेंड करेगी ये कमिटी? सो वो हमने पढ़ा, सीनियोरिटी, एक्सपीरियंस, इंटीग्रिटी, क्या एंटी करप्शन जैसे मैटर्स में केसेस में कोई एक्सपीरियंस है, और ये जो पर्सन होगा ये आईपीएस लेवल का जो है पर्सन होना चाहिए, ठीक है। इन पर्सन का टर्म और टेन्योर इन ऑफिस कितना होगा, तो ये हम आगे सेक्शन 4B बताता है कि यहाँ पे जिस हम डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे उनको हम अपॉइंट करेंगे फॉर नॉट less than 2 years, for not less than 2 years, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। इनिशियली 2 years के लिए ही हम अपॉइंट कर सकते हैं, उसके बाद हम इस टाइम को जो है मैक्सिमम अप टू 5 years तक एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन एट वंस जो है हम एक ही साल का बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली 2 years के लिए अपॉइंट किया, उसके बाद हम 1 year एट अ टाइम बढ़ा सकते हैं। 1 year प्लस 1 year प्लस 1 year, अब टोटल हो गया 5 साल, ठीक है। तो ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। एट वंस हम एक्सटेंड कर सकते हैं 1 year, पर मैक्सिमम 5 years के लिए, ठीक है। अब ये जो एक्सटेंशन वाली बात है स्टूडेंट्स, इसको डाला गया 2021 का एक अमेंडमेंट किया गया था इस एक्ट के अंदर, उससे ये जो एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर वाली बात है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। एक्सटेंशन क्यों होगा? अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है, अगर कमेटी जो है रिकमेंड कर रही है, या फिर एनी अदर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, सो इन तीनों केसेस में ये जो पीरियड है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है, अप टू 5 years, लेकिन एक बार में 1 year ही एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये बात हमारे पास 2021 वाले अमेंडमेंट से आई थी। क्लियर? अब आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने डायरेक्टर के बारे में पढ़ा। सेक्शन 4 में हमने देखा कि भाई हमें तो एक डायरेक्टर चाहिए। सेक्शन 4A में हमने देखा कि भाई इस डायरेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, एक कमेटी बनाएंगे जिसमें पीएम होंगे, ऑपोजिशन के लीडर होंगे, और सीजेआई ऑफ इंडिया होंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट के एनी अदर जज होंगे। ये कमेटी जो है ये रिकमेंड करेगी डायरेक्टर का नाम, और फिर उसको अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर को, है ना। सेक्शन 4B में देखा हमने कि एक बार में इनिशियली 2 year की अपॉइंटमेंट करेंगे, अप टू 5 years तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन 1 year ही एक टाइम पे एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये बात हमें, यहां तक हमने डायरेक्टर का देख लिया कि भाई डायरेक्टर जो है अपॉइंट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, उसका टेन्योर देखा हमने। अब देखो ये तो स्पेशल फोर्स के जो है डायरेक्टर है, ठीक है, स्पेशल फोर्स के डायरेक्टर है, ठीक है। लेकिन जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, है ना, सीबीआई एपीपी का एग्जाम आपने सुना होगा। सो सीबीआई क्या है? एक स्पेशल फोर्स है। एपीपी क्या? आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहते थे, यानी कि आप पार्ट बनना चाहते थे डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के, है ना। सो ये तो डायरेक्टर की बात हो गई। यहाँ पे तो हेड बात किए जा रहे थे, हेड को अपॉइंट किया जा रहा था ऑफ दिस स्पेशल फोर्स, ठीक है। अब इसी स्पेशल फोर्स के अंदर एक और ब्रांच है जो कि सेक्शन 4C में बताया गया है, क्या कि यहाँ पे एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन भी होगा, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन भी होंगे, जिसमें पीपी एपीपी बहुत सारे होंगे। अब इस प्रोसिक्यूशन के डायरेक्टर, जो कि वो सारे एपीपी पीपीज के हेड होंगे, सुपरवाइज रखेंगे, है ना। सो ये जो डायरेक्टरेट ऑफ दैट फोर्स होगा, उसके जो डायरेक्टर होंगे, हेड होंगे, ठीक है, इस डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के हेड होंगे, ठीक है। ये तो इस फोर्स के हेड है, इस स्पेशल पुलिस फोर्स के हेड, ठीक है, सबसे बड़ा आदमी, ठीक है, द फादर
ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो इस स्पेशल फोर्स के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे, इसमें भी एक हेड होंगे। तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के भी एक हेड होंगे, जिसको कि हम डायरेक्टर बोल रहे हैं, जिसको कि हम डायरेक्टर बोल रहे हैं ऑफ दिस डायरेक्टरेट ऑफ दिस प्रोसिक्यूशन। ठीक है। सो इनको कौन अपॉइंट करेगा? ठीक है, इनको कौन कौन अपॉइंट करेगा? ठीक है, इनको अपॉइंट करेगी फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। सो जो डायरेक्टर थे स्पेशल फोर्स के, उन्हें भी अपॉइंट कर रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, अब उनके डायरेक्टर को भी कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन वहां पे इस डायरेक्टर के लिए रिकमेंडेशन अलग थी, पीएम, ऑपोजिशन ऑफ लीडर, ऑनरेबल सीजे है ना। लेकिन यहाँ पे जो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, उनके डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। समझ में आई क्या? कि भाई यहाँ पे जो डायरेक्टर थे, जो हमने सेक्शन 4A 4 और 4B में बात की, वो थे पूरे स्पेशल फोर्स के, इस पूरे फोर्स के जो है हेड डायरेक्टर। अब इसके अंदर एक छोटी ब्रांच है, ठीक है, जो है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक, उस सेक्शन 4 कह रहे हैं इस डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के भी एक डायरेक्टर होंगे, इनको अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी रिकमेंडेशन पे? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक, इतनी बात समझ में आई? सो से यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस इस एक्ट के अंदर से बन सकते हैं अथॉरिटी बेस्ड। कौन अपॉइंट करेगा, कैसे अपॉइंट करेगा, कितने ईयर के लिए। सो देखिए यहाँ पे भी जो टेन्योर है, जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के डायरेक्टर हैं, इनका टेन्योर 2 इयर्स ही है। लेकिन क्या ये एक्सटेंड हो सकता है? नहीं एक्सटेंड हो सकता। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टर ऑफ स्पेशल पुलिस फोर्स थे, है ना, उनका क्या ये टेन्योर एक्सटेंड हो रहा था? हाँ, अप टू 5 इयर्स क्लियरली लिखा हुआ था, है ना। सो दिस इज द डिफरेंट। अब देखिए हमने, अब आगे चलते हैं। देखिए एक स्पेशल फोर्स है, इसके हमने हेड को चूज कर लिया, जो कि डायरेक्टर है ना, अंडर सेक्शन 4 4A 4B, है ना। और सेक्शन 4BA, एक मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 4C लिख दिया, ये 4BA है। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। सो 4BA के अंदर हमने डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को जो है अपॉइंट किया, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, जो कि इसके नीचे आते हैं। ठीक है, ये जो हेड है इसके नीचे आते हैं। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एंड सीवीसी के रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किया। इनकी जो टेन्योर है वो 2 इयर्स है। तो यहाँ पे हेड आ गए हमारे पास, है ना। स्पेशल फोर्स के हेड आ गए, उसके नीचे डीओपी है, उसके हेड आ गए। तो हमें कुछ और ऑफिसर्स भी तो चाहिए होंगे, ये पूरी फोर्स है, तो इसमें कुछ और ऑफिसर्स भी तो चाहिए होंगे, इनके नीचे, इनके नीचे, इनके नीचे, इनके नीचे, है ना। कुछ बाकी जैसे कि एसपी एंड अबव ऑफिसर्स तो चाहिए होंगे हमें। सो इन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में हमें सेक्शन 4C बता रहे हैं कि इन सभी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेंगे। सिर्फ रिकमेंडेशन बदल रही है हर जगह, आप देखोगे तो इन डायरेक्टर को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, डीओपी के डायरेक्टर को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइट किया था, ये जो अदर ऑफिसर्स हैं ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है, बस रिकमेंडेशन अलग है। यहाँ पे पीएम, ऑपोजिशन लीडर एंड ऑनरेबल सीजेआई का रिकमेंडेशन लिया था, यहाँ पे सीवीसी का रिकमेंडेशन लिया था, है ना। और जो अदर्स ऑफिसर्स हैं इनके लिए रिकमेंडेशन किसका ले रहे हैं, ये हम आगे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4C में, सेक्शन 4C में जो अदर ऑफिसर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे हैं। ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पर, ये हम अब देख लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे CVC के कमिश्नर, विजिलेंस कमिश्नर, सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, है ना। सो CVC के जो कमिश्नर होंगे यहाँ पे वो रहेंगे चेयरपर्सन, विजिलेंस कमिश्नर मेंबर रहेंगे, सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री मेंबर रहेंगे, और जो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है ये भी मेंबर रहेंगे। सो इन 4 लोगों का 1 2 3 4 एक पैनल है, ये रिकमेंडेशन देगा कि कौन से अदर ऑफिसर्स होंगे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दिस सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट अदर ऑफिसर्स, SP एंड जो बाकी के ऑफिसर्स होते हैं। तो ये जो कमेटी है 4 लोगों की, ये इन कंसल्टेशन, ये जो कमेटी है ये एक नाम जो है सोच लेगी, फिर ये कंसल्ट करेंगे डायरेक्टर से। डायरेक्टर कौन? जो स्पेशल फोर्स के डायरेक्टर को अपॉइंट किया था हमने अंडर सेक्शन 4, DOP के डायरेक्टर नहीं, जो डायरेक्टर हैं स्पेशल फोर्स, उनको कंसल्ट करके फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को नेम रिकमेंड कर देंगे, एंड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट अदर ऑफिसर्स। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब देखो, हमने बात की थी कि जो DSPE एक्ट है ये एप्लीकेबल हो रहा है होल ऑफ इंडिया में, है ना। तो वैसे देखा जाए तो ये दिल्ली और यूटीज जैसी जो जगहें हैं उन पे हम चाहे तो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, सो ये सेंट्रल एक्सटेंडेड एरियाज पे जो है एप्लीकेबल होता है। लेकिन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है एरियाज को जिसपे ये एक्ट अप्लाई होता है? ठीक है, तो क्या स्टेट्स में भी इस एक्ट को अप्लाई किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है स्टेट में भी इस एक्ट को। इस एक्ट के थ्रू स्पेशल फोर्सेस बनाई जा सकती हैं स्टेट्स में भी, और इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सकते हैं इनटू मैटर्स। लेकिन फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने बोला कि भाई स्टेट के लोगों ने हमें चुना इलेक्शन से, हमें बिठाया है, तो हम क्या हैं? अगर आप हमारी स्टेट में भेज रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट घुस रही है हमारे स्टेट में, अपनी मर्जी से कमीशन बना रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट हमें स्टेट की, तो हमसे कम से कम कंसेंट तो ली जाए। सो स्टेट गवर्नमेंट की अगर स्टेट में एप्लीकेबल करना है, एक्सटेंड कर सकते हैं बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को स्टेट में एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन स्टेट की कंसेंट लेनी होगी, ठीक है। एक्सेप्ट रेलवे एरियाज एंड यूटी। एक्सेप्ट रेलवे एरियाज की कोई कंसेंट नहीं लेनी होगी हमें स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि रेलवेज जो है स्टूडेंट्स वो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में ही आते हैं। सो जो रेलवेज और यूनियन टेरिटरीज हैं उसके ऊपर तो ऑलरेडी कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो उसकी हमें कंसेंट लेने की नीड नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एक्ट को स्टेट्स पे एप्लीकेबल करना है, सो कंसेंट लेनी होगी स्टेट गवर्नमेंट की। सिर्फ यही बात हमें सेक्शन 6 कहता है, ठीक है। अब हम आगे देखें तो सेक्शन 6A जो कि अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी होती थी स्पेशल फोर्स को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए, तो पहले हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन की जा सकती थी ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है। सो इसको सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 7 है जो कि रिपीलिंग सेक्शन है, ठीक। सो इस तरीके से हमने 7 सेक्शन स्टूडेंट्स कवर किए हैं। एक बार हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। छोटा सा एक्ट है, ठीक है। आई होप मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको इसी लेक्चर के अंदर याद हो गई हो। DSPE एक्ट है, ठीक है। सो DSPE एक्ट 19
1946 का एक्ट है। 7 सेक्शंस है, चैप्टर्स इसमें नहीं है। ठीक है, इससे पहले एक ऑर्डिनेंस था जो कि एग्जिस्टेंस में आया, जिसकी वजह से बाद में ये परमानेंट एक्ट जो है एग्जिस्टेंस में आया। सो इस ऑर्डिनेंस का नेम क्या था, कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 1 पे आए हम। सेक्शन 1 ने बताया कि ये एक्ट होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा, इसका नाम DSPE एक्ट होगा। उसके बाद सेक्शन 1A आया, जिसके अंदर की हमें बताया कि भाई कोई भी वर्ड्स एक्सप्रेशन इस एक्ट में यूज किए हैं पर डिफाइन नहीं है। सो CVC एक्ट 2003 से उसे देख लो। उसके बाद सेक्शन 2 आया, जिसके अंदर कहा कि ये जो स्पेशल फोर्स है, स्पेशल पुलिस है, उसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। और इसमें जो फोर्स है उसमें SI के पास भी SHO जितनी पावर होगी, यानी कि वो भी इन्वेस्टिगेट और अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 3 में बताया कि ये जो स्पेशल फोर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की है, वो इन्वेस्टिगेशन कौन से मामलों में करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी। उसके बाद सेक्शन 4 में हमने देखा कि हमें एक डायरेक्टर की जरूरत है। डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेंगे, सेक्शन 4A में बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। एक कमिटी बनाई जिसमें PM थे, ऑपोजिशन के लीडर थे एंड ऑनरेबल CJ आए थे। ये कमिटी जो है रिकमेंड करेगी नेम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वो अपॉइंट करेंगे। ठीक है, 4B के अंदर इनका टेन्योर बताया, 2 years इनिशियली होगा, अप टू 5 years जा सकता है, 1 year एट अ टाइम जो है एक्सटेंड करेंगे। लेकिन 4BA में बताया कि अब एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन भी होंगे, है ना, उनके डायरेक्टर भी होंगे। ठीक, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे, उसके डायरेक्टर होंगे, उनको भी अपॉइंट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करेगी CVC की रिकमेंडेशन पे। अब कुछ अदर ऑफिसर्स भी चाहिए, सेक्शन 4C कह रहे हैं हाँ कुछ अदर ऑफिसर्स भी चाहिए, उसको भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेंगी। किसकी रिकमेंडेशन पे, 4 लोगों का पैनल बनाया, CVC कमिश्नर, विजिलेंस कमिश्नर, सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। ये चारों लोग जो है इन कंसल्टेशन विद दिस डायरेक्टर ऑफ दैट स्पेशल फोर्स की कंसल्टेशन से नेम्स रिकमेंड करेंगे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन जो है ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा। सेक्शन 5 कह रहे हैं क्या ये एक्ट को स्टेट्स में भी अप्लाई किया जा सकता है, स्टेट्स पे भी एक्सटेंड कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हाँ कर सकता है। लेकिन सेक्शन 6 कह रहे हैं कि भाई हम स्टेट गवर्नमेंट पागल है क्या, हमारा कंसेंट तो ले लो, कम से कम स्टेट पे अप्लाई करना है तो रेलवेज एंड यूटीज पे अगर आपको अप्लाई करना है तो कर लो, क्योंकि ऑलरेडी कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो उसमें हमारी कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन स्टेट पे अप्लाई करना है तो स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लो। ठीक है, सेक्शन 6A कहता था इस एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो भाई पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, जो कि अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से केस में आगे देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 4B में हमने 2021 की एक अमेंडमेंट भी पढ़ी थी, जिसके हिसाब से टेन्योर को जो है ऐड किया गया, उसमें अमेंडमेंट्स किए गए। ठीक है, सेक्शन 7 जो है वो ऑलरेडी रिपीलिंग सेक्शन है। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो बेसिक्स। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ी सी और बात करें तो ये जो एक्ट है ये एक्ट नंबर 25 है 1946 का, और इसके अंदर जो इसकी इन्फोर्समेंट की डेट है वो है 19 नवंबर 1946। ठीक है स्टूडेंट्स, कहीं कहीं पे आई डोंट नो 19 सितंबर भी लिखा हुआ है, क्यों लिखा है, क्या लिखा गया है, ये मैं देखती हूँ, सर्च करती हूँ, आपको भी मिले तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक, अब एक्ट देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स,
जैसे कि मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बोला था कि हम कुछ अमेंडमेंट्स देखेंगे, है ना। तो 2021 की हमने अमेंडमेंट देखी, इस सेक्शन से रिलेटेड, टेन्योर से रिलेटेड, है ना। हमने केस लॉ देखे कि 6A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो हमने देखा। कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम थोड़ा सा जल्दी से इस बेयर एक्ट को देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आ जाता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 हमने ऑलरेडी कवर किया है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। उसके बाद मैंने आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉज कवर कराया था, जो है सेक्शन 1A। इसमें कहा था कि कोई भी वर्ड एंड एक्सप्रेशन जो कि इस एक्ट के अंदर यूज किए हैं लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया गया, तो हम वो कहाँ से देख लेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2023। उसके बाद हमने कहा कि इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा स्पेशल फोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, ठीक है। और स्पेशल फोर्स पे जो है पुलिस एक्ट के अंदर जो है कुछ भी लिखा हो, हमें उससे मतलब नहीं, नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने जो स्पेशल फोर्स बनाया है उस पे पुलिस एक्ट नहीं लगेगा, और ये जो स्पेशल फोर्स है इन्वेस्टिगेट करेगी उन मामलों पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा अंडर सेक्शन 3, ठीक है। अब आगे की बात करें तो आगे यही लिखा है कि एनी मेंबर जो कि एसआई की रैंक का है, जो कि एसआई की रैंक का है, उसके पास ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जितनी पावर होंगी, मैंने आपको बताया था कि एसआई के पास एसएचओ जितनी पावर्स होंगी, वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 3 है, बताया कि जो भी इन्वेस्टिगेशन के कौन से ऑफेंसेस होंगे, कौन से ऑफेंसेस पे ये जो स्पेशल पुलिस है ये इन्वेस्टिगेट करेगी, ये टाइम टू टाइम बताएंगे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में। सेक्शन 4 में हमने बताया कि भाई जो पीसीए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट होंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट होंगे, इन पे कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये हमें बताएगा सीवीसी, ठीक है। लेकिन अदर मैटर्स के जो भी मामले होंगे उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, अदर ऑफेंसेस जो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा कौन इन्वेस्टिगेट करेगा। लेकिन अगर कोई स्पेशल फोर्स ऑलरेडी बनाई गई है तो उनके डायरेक्टर जो है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो हमें डायरेक्टर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक। तो डायरेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहे हैं, एक कमीशन बनाई गई पीएम ऑपोजिशन लीडर की, एंड देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट एनी अदर जज नॉमिनेटेड बाय हिम। तो ये जो है ये डायरेक्टर को एक नॉमिनेट करेंगे जिसको कि अपॉइंट कर लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। आगे चलते हैं। 4B के अंदर हमने टर्म एंड कंडीशंस देखी कि होल्ड करेंगे इनिशियल अपॉइंटमेंट, ठीक है, 2 इयर्स के लिए, बाद में इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हमने देखा कि इसके भी डायरेक्टर होंगे जो सुपरवाइज करेंगे, ठीक है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर, ठीक। और इस डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये जो डायरेक्टर है अंडर सेक्शन 4 वाले वो सुपरवाइज करेंगे, वो सीनियर होंगे। अपॉइंटमेंट कैसे होगा, 1 2 3 4 इन 4 लोगों की कमीशन इन कंसल्टेशन विद डायरेक्टर, ठीक है, 2 इयर्स के लिए करेंगे। क्या एक्सटेंशन ऑफ पावर्स किया जा सकता है स्पेशल फोर्स का स्टेट एरियाज में, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन किसकी कंसेंट लगेगी, स्टेट गवर्नमेंट की। प्रायर अप्रूवल लेने की अब कोई जरूरत नहीं है, ये सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सेक्शन 7 जो है ये ऑलरेडी एक रिपीलिंग सेक्शन है, ठीक है। तो ये हमने पूरा एक्ट कवर कर लिया है, ये एक्ट नंबर 25 है ऑफ 1946। इन्फोर्समेंट डेट क्या है ये आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केस लॉज हम देख लेते हैं इसके बारे में कि क्या कुछ ऐसे केस लॉज हैं स्पेशल जो कि हमें कवर करने हैं, ठीक है।
अब कुछ केसेस भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमें कौन कौन से केसेस जो हैं कवर करने हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो केस लॉ है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो ये सेक्शन 6A है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर कर दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इसके लिए हमें केस लॉ याद रखना है सुब्रमणियन स्वामी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। ठीक है, सो इस केस से सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेक्शन 6A को डिक्लेयर कर दिया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था सेक्शन 6A को। ये कहा था कि जो सेक्शन 6A है ये वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब स्टूडेंट्स आपको पता है ना, लॉ स्टूडेंट्स हो आप। वॉइड एब इनिशियो का क्या मतलब होता है, ये कमेंट सेक्शन में बताओ। वॉइड एब इनिशियो का क्या मतलब होता है? जीरो, है ना? क्या होता है मतलब, बताओ कमेंट सेक्शन में। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि ये वॉइड एब इनिशियो है सेक्शन 6A और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद दूसरा एक केस आया सीबीआई वर्सेस राजेश्वर राव। ठीक है, राजेश्वर राव। इसके अंदर दोबारा से कंफर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस को, दोबारा से आगे जो है रीडायरेक्शंस देते हुए कहा कि जो सेक्शन 6A है वाज नॉन एग्जिस्टेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, है ना, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। यहाँ पे भी यही बोला था वॉइड एब इनिशियो है, और सीबीआई वर्सेस आर राव में भी यही बोला था। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलें तो यहाँ पे स्टूडेंट से केस आ जाता है विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। जैन हवाला केस भी हमको बोलते हैं। सो यहाँ पे जो ड्यूअल सुपरिटेंडेंस मॉडल था DSPE उसको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, एक अमेंडमेंट की गई सेक्शन 4 में। ठीक है, और किसके डायरेक्टिव्स के, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स की वजह से सेक्शन 4 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई। सो विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का वो केस था। आगे अगर हम चले स्टूडेंट्स, ठीक, सेक्शन 4 विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए थे। इस केस की वजह से जो सेक्शन 4 है, 4C है, ठीक है, उन सब सेक्शंस में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, रिफॉर्म्स किए गए। ठीक है, सीबीआई की इंडिपेंडेंस को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाने के लिए, जैसे टेन्योर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें वैसे भी हमने चेंज की हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं, ठीक, बस यही है। और ये जो सीबीआई वर्सेस आरआर किशोर का केस है स्टूडेंट्स, अगर ये पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किस केस में कहा कि जो सेक्शन 6A है, जो सेक्शन 6A है उसका रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंसर्शन इन 2003। सो ऐसा कहा गया बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सीबीआई वर्सेस आरआर किशोर के केस में। क्लियर? सो ये कुछ केस थे। सुब्रमण्यम स्वामी 6 अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। विनीत नारायण, कुछ डायरेक्टिव्स थे, रिफॉर्म लाए गए सेक्शन 4 में, सेक्शन 4C में। ठीक है, सीबीआई वर्सेस आरआर किशोर आगे दोबारा से कंफर्म किया कि भाई सेक्शन 6A वाज जीरो फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग। ठीक है, सेक्शन 6A का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंसर्शन फ्रॉम 2003। ठीक है, ये बात कही गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट केस लॉ थे। एक अमेंडमेंट थी टेन्योर वाली, वो मैंने आपको बताई थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद सारे सेक्शंस हमने देखे, सारे एमसीक्यूज हमने देखे। अब एक पूरी फुल फ्लेज एमसीक्यूज भी मैं आपको आगे कराऊंगी। ठीक है, ठीक। क्योंकि ये लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो एमसीक्यू भी मुझे आपको इसी लेक्चर में कराने थे, लेकिन अराउंड 50 to 60 एमसीक्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रोबेबिलिटी है आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो वो मैं पार्ट 2 बना दूंगी, उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करेंगे। तो एमसीक्यू की पीडीएफ पीपीटी बिल्कुल तैयार है। इसके बाद ही वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द लेक्चर। इफ यू डिड लाइक द लेक्चर,
सब्सक्राइब करो चैनल को। हम आगे दिल्ली एपीपी एग्जाम के सारे सब्जेक्ट्स जो है हम कवर करने वाले, एमसीक्यूज हम सारे एक्ट्स के बहुत सारे करने वाले। थैंक यू स्टूडेंट्स।